हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट परीक्षा 2018 में पूछे गए सीडीपी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इस परीक्षा में सीडीपी के टोटल 30 प्रश्न आए हैं और इन प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1 से 15 तक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 16 से प्रश्न संख्या 30 के प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो अगर एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो सबसे पहले वो अपने कान के माध्यम से उस ध्वनि को सुनेगा। तो कान के माध्यम से जो वो सुन करके जो संवेदना प्रकट करेगा उसी को हम ध्वनि संवेदना कहते हैं, क्योंकि वो ध्वनि सुनेगा, इसके बाद में कान के माध्यम से अपनी संवेदना प्रकट करता है, तो इसी को हम ध्वनि संवेदना कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प, ध्वनि संवेदना, और जो विकल्प दिए गए हैं वे गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ध्वनि संवेदना। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। प्राक संक्रियात्मक को हम प्री ऑपरेशनल भी कहते हैं, प्री ऑपरेशनल। तो आइए सबसे पहले हम पियाजे की जो संक्रियात्मक अवस्था है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पियाजे की जो पहली अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था की, वो है सेंसरी मोटर स्टेज, और दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इनके लिए अलग अलग उम्र डिसाइड की गई है। जैसे जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसकी अवधि है 0 वर्ष से 2 वर्ष तक। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसके लिए अवधि है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है उसके लिए अवधि है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज है वो 11 वर्ष से एबव की स्टेज को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो आपके प्रश्न में पूछा गया है कि जो प्री ऑपरेशनल होता है उसकी क्या जो अवधि होती है, जो मतलब आयु होती है, वो कितनी होती है। तो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल का पूछा गया है। प्री ऑपरेशनल का मतलब प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तो इसकी कितनी है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। अब हम विकल्प में देखेंगे कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक किस विकल्प में दिया गया है। देखिए जो तीसरा विकल्प है इसमें दिया गया है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, यही आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है यानी कि प्री ऑपरेशनल, उसकी जो अवधि होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। प्री ऑपरेशनल 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शंस हैं, भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भय का अंत। तो गाइस देखिए, जो बाल्यावस्था में बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला, सहज प्रवृत्तियों या मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है। मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, मूल प्रवृत्तियों का विकास। इसके अलावा रुचियों में विस्तार होता है। इसके अलावा बालकों के चिंतन का विस्तार होता है। इसके अलावा समस्या समाधान की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है और विकास देखने को मिलता है। जो समस्या समाधान की उनकी प्रवृत्ति होती है उसमें भी वृद्धि होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसमें सृजनात्मकता का विकास होता है। इसमें सृजनात्मकता का विकास होता है। और उसके संवेगात्मक विकास के अंतर्गत काल्पनिक भय का अंत होता है। जो काल्पनिक भय होता है उसका अंत होता है। काल्पनिक भय
का अंत। अब अगर हम अपने प्रश्नों में देखें, अब अपने ऑप्शंस में देखेंगे, तो जो इस ऑप्शंस में बाल्यावस्था के विकास की, बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। देखिए, जो भविष्य की योजना की सूझबूझ है, ये बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो इसलिए पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं पावलोव, बिने, चॉम्स्की या मैस्लो। तो देखिए, जो चॉम्स्की हैं ये भाषा विकास से संबंधित हैं। जो बिने हैं इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया है, और जो मैस्लो हैं इन्होंने मांग का सिद्धांत दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प चॉम्स्की। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? ऑप्शंस हैं संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, तीसरा है संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। तो जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत। यानी जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसको हम ट्राई एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शंस हैं 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो गिरोह अवस्था ये होती है 8 से 10 वर्ष की अवस्था, एवं विलंब विकास इसमें सामाजिकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो देखिए, जो पियाजे हैं उनके जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं टोटल 4 हैं। वे कौन कौन सी हैं हमने भी आगे पिछले कुछ मिनटों में इसके बारे में डिस्कशन किया है, लेकिन आइए एक बार और देख लेते हैं। इनकी जो सबसे पहली अवस्था है उसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो तृतीय अवस्था है वो कौन सी है? तो तृतीय अवस्था कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसको हम मूर्त संक्रिय अवस्था भी कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मूर्त संक्रिय अवस्था। इसके अलावा अब इसकी हम हिंदी भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसको हम हिंदी में संवेदनात्मक या संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। जो प्री ऑपरेशनल है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है इसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इसमें पूछा था कि कौन सी तृतीय अवस्था है, तृतीय अवस्था का क्या नाम है? तो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि। तो पूछा है मनोवैज्ञानिक कारक। अब ऑप्शंस पे अगर हम गौर करेंगे तो विषय वस्तु का स्वरूप ये हमारा मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा विकल्प, क्योंकि अधिगम की जो इच्छा है, प्रेरणा है, रुचि है, ये मनोवैज्ञानिक कारक है। और पूछा है इसमें कि कौन सा नहीं है, तो चौथा विकल्प सही होगा विषय वस्तु का स्वरूप। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ऑप्शन हैं सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो सामाजिक मूल्य अगर पूछा गया है तो ये होगा सहायता परक व्यवहार। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिथम, मानसिक वृत्ति, प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य ये स्वतः शोध के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
स्वतः शोध। अगला प्रश्न है सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? एबिंगहॉस ने कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प, एबिंगहॉस। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो देखिए जो थॉर्नडाइक है उनके अधिगम के जो प्राथमिक नियम हैं वह हैं अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। और जो इनका सिद्धांत है उसको हम ट्राई एंड एरर थ्योरी कहते हैं। ट्राई एंड एरर थ्योरी। अब प्रश्न में पूछा गया है कि जो थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम है वो इनमें से कौन से नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए अभ्यास का नियम भी शामिल है, प्रभाव का नियम भी शामिल है, तत्परता का नियम भी शामिल है। कौन सा शामिल नहीं है? तो सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम शामिल नहीं है। तो 27वां का सही उत्तर होगा पहला विकल्प, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अगला प्रश्न है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ऑप्शंस हैं तर्क, चिंतन, व्यवहार या अभिप्रेरणा। तो जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है ये व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। ऑप्शन है समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो देखिए जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है ये दिया गया है स्किनर के द्वारा और इसका एक और नाम है, इसका एक नाम है RS थ्योरी। R का मतलब होता है रिस्पांस और S का मतलब होता है स्टिमुलस। तो स्किनर का जो सिद्धांत है उसको हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं या RS थ्योरी कहते हैं और इसी का एक और नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प, नैमित्तिक अनुबंधन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, गलत है। अधिगम का जो अवलोकन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प। आगे भी देख लेते हैं। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये सही है, ये अधिगम की एक विशेषता है यानी ये। और अगला है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, यह भी सही है, यह भी अधिगम की एक विशेषता होती है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, यह भी अधिगम की एक विशेषता है। तो जो शेष 3 विकल्प दिए गए हैं ये अधिगम की विशेषता है, लेकिन जो पहला विकल्प है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये गलत है, ये अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो इसमें पूछा था कि नहीं, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प। तो गाइज इस वीडियो में बस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के एक और वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।